Good morning, students. So let's start our today's class. Today we are going to start our next chapter, that is triangles. So as you already know what our triangles are, triangle is a three side closed figure. Okay, and you already read about the congruence properties of triangle, and that are SAS side, angle side, SSS and ASA. Okay, so these are angle side, angle congruence criteria you already read in your previous class. So in this chapter we are going to prove these theorems. They were used in the theorems. So axiom में हमारे पास है 7.1 SAS will be given in the axiom. and axiom क्या होते थे हमारे पास कि इनका हमारे पास प्रूफ नहीं होता है. वी विल यूज द स्टेटमेंट टू प्रूव द थ्योरम. ठीक है, एग्जाम का हम यूज कहाँ करते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स का थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए. तो SAS क्या होता है हमारे पास, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ SAS क्राइटेरिया में क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स. ऑब्वियसली SAS है तो टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल. साइड्स के साथ जो इंक्लूडिंग एंगल है ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी आर टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF. ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पे बोला है कि इसकी ये साइड AB अगर हमारे पास किसके इक्वल है, इसकी साइड DE के इक्वल, BC हमारे पास, AC हमारे पास साइड गिवन है DF के इक्वल, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, A एंगल है यहाँ पे इंक्लूडिंग, और इधर ट्राइंगल में इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल D. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D. सो दैट विल बी said in this criteria. So क्या हो गया हमारे पास, triangle ABC is congruent. This will the sign of congruence DEF के congruence हो गया. सो प्रूफ हमें इसका नहीं करना है क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक एक्सियम है. नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम है हमारे पास ASA. तो ASA क्या है हमारे पास, एंगल सम साइड एंगल. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड जो होगी उनकी वो क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड के. ठीक है, सो गिवन क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. DEF. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंगल है तो हमने क्या कर लिया, ये एंगल हमने मान लिया इसके इक्वल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. तो इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इंक्लूडिंग साइड कौन सी है, जहां पे ये दोनों एंगल्स लाई करते हैं वो साइड क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी. ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड साइड कौन सी गिवन है, BC इज इक्वल टू EF ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. हम यहाँ पे सीधा सीधा इस क्राइटेरिया को वो नहीं कर देंगे, हमें इसका प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, सो फॉर द प्रूफ वी यूज द एक्सियम 7.1 एंड दैट इज अबाउट SAS. तो उसमें क्या था हमारे पास, टू साइड इंक्लूड थी, एक साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम एक और साइड को वो कर लेते हैं. फर्स्ट केस में यहाँ पे केस फर्स्ट हम लेते हैं, इसमें हमने क्या मान लिया कि ये जो साइड है DE हमने इक्वल मान ली इसको AB के. ठीक है, DE साइड इक्वल मान ली हमने, तो ये है हमारे पास अजम्पशन. सो लेट करके हमने इसको कंसिडर करा है, लेट दिस साइड इक्वल टू दिस एंड एंगल हमारे पास एंगल B किसके इक्वल गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड एक साइड और गिवन है हमारे पास क्या है, BC इज इक्वल टू EF. ठीक है, सो ये अब दो साइड और एक एंगल है हमारे पास, तो इससे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय द एक्सियम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by axiom 7.1 लिख सकते हो या SAS क्राइटेरिया से. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ASA है
अब देखो, अब जरूरी तो नहीं है कि ये साइड हमेशा ही दोनों इक्वल हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो एंगल्स इक्वल थे और एक साइड, तो हमने कंसिडर कर लिया सेकंड केस में कि इफ दिस साइड विल बी ग्रेटर देन DE, तो क्या होता है हमारे पास केस। सो अगेन दो ट्राइंगल्स हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ABC एंड DEF, DE एंड F, ठीक है। तो अब हमने कंसिडर क्या करा है, केस सेकेंड इज कि इफ AB साइड जो है वो ग्रेटर है DE से, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कॉन्ग्रेंसी SAS यूज करना है, तो SAS में क्या होता है, साइड इक्वल होनी चाहिए, तो AB ग्रेटर है तो हम क्या कर लेते हैं, D के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, AB पे एक पॉइंट P लिया है, जिससे क्या हो गया कि ये जो साइड है हमने ये किसके इक्वल लिए हमने, DE के, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल कौन सी हो गई अब। सो कंस्ट्रक्शन या टेक अ पॉइंट P ऑन AB सो दैट क्या हो गया हमारे पास, PB जो है हमारे पास इक्वल हो गया है DE के, ठीक है। क्योंकि हमें SAS रूल लगाना है तो उसमें दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये तो ग्रेटर है तो हमने क्या कर लिया, उस पर एक पॉइंट ले लिया जहां पे क्या हो रहा है, वो पॉइंट इस साइड DE के इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो क्या हो गया हमारे पास दिस, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया इन ट्राइंगल। सो कंसिडर करते हैं अब हमारे पास, अब अगर हम यहाँ तक कंसिडर करें तो A पॉइंट तो लेंगे नहीं उस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल PBC होगी और एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों को हम क्या करते हैं अब कंपेयर करके देखते हैं। तो PB हमारे पास साइड किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, एंगल B इज ऑलरेडी गिवन की किसके इक्वल है, एंगल E गिवन है, एंड BC साइड किसके इक्वल है, EF के, ये भी ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब SAS रूल लग गया बाय एक्सियम 7.1 या SAS रूल से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, बोल सकते हैं हम इसको बाय SAS रूल, ठीक है। अब CPCT वर्ड जो ना आप सब लोगों ने, CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमारे पास साइड भी आ सकती है और एंगल भी। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है हमारे पास पूरा, अब इस ट्राइंगल का जो एंगल है ये इधर PCB, तो एंगल PCB, ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल PCB किसके इक्वल होगा, एंगल DFE, ठीक है। DFE के क्या है हमारे पास इक्वल बाय CPCT। लेकिन जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी उसमें क्या गिवन था कि एंगल पूरा ACB जो था वो किसके इक्वल था, एंगल पूरा DFE के, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पूरा एंगल C इसके इक्वल गिवन है हमारे पास, और यहाँ पे हमने इस कॉन्ग्रुएंट से क्या देखा है कि PCB इक्वल है। अब ये छोटा वाला पार्ट और पूरा ये जो एंगल है ये कब इक्वल होगा, जब हमारे पास ये पॉइंट कॉन्साइड करेगा इस पे, तभी हो सकता है, अदरवाइज दिस विल नॉट बी पॉसिबल। सो दिस विल पॉसिबल ओनली इफ P coincide with A, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं इससे। इफ हमने एग्जाम्स यूक्लिड एग्जाम्स में पढ़ा था कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द रिजल्टेंट विल बी सेम, ठीक है। या क्या हो जाता है हमारे पास दो चीजें एक ही उसके इक्वल है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती है, इक्वल। सो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब PCB ये छोटा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल कब हो सकता है, जब ये P पॉइंट इस पे हो तभी हो सकते हैं इक्वल, ठीक है। सो इससे क्या हो गया हमारे पास, PBC की जगह हम क्या लिखेंगे, ABC, तो इससे क्या हो गया, सो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास, ट्राइंगल DEF के, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम केस ले लें
कि ए बी जो है, अभी हमने ग्रेटर ली थी, अब हम डी ई को भी तो ग्रेटर ले सकते हैं, ठीक है। डी को अगर हमने ग्रेटर लिया तो फिर सेम हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, जिससे क्या हो जाए, ये साइड हमारे पास ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाए। तो सेम लाइक एज अ क्राइटेरिया इन द सेकेंड केस वी कैन प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही करेंगे और उसके बाद ये जो एंगल हो जाएगा वो 2 बार हो जाएगा। एक छोटे वाला पार्ट पूरे बड़े पार्ट के इक्वल कब होगा, जब वो पॉइंट कहाँ कॉन्साइड करे दिस। सो as in the second case, as in case second, we can say that हमें 2 बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड दैट विल बी द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, SAS रूल से, ठीक है। सो दीज ऑल अबाउट द थ्योरम 7.1 कि हमें क्या करना था, यहाँ पे SAS प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना था। हम सिर्फ SAS क्राइटेरिया या ASA क्राइटेरिया को सिर्फ पढ़ते आ रहे थे अभी तक और डायरेक्टली उनका यूज करते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास उन थ्योरम्स को भी प्रूव करा है हमने। तो थ्योरम को प्रूव कैसे करा है, एक्सियम को कंसिडर करके हमने थ्योरम प्रूव करी, और एक्सियम में क्या था, SAS रूल। तो इसीलिए हमने हर जगह क्या लगाया, SAS रूल, और उससे हमने ट्राइंगल्स को क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। ASA रूल को हमने कहाँ यूज करा है, सिर्फ उनके जो 2 एंगल्स इक्वल गिवन थे और एक साइड जो इक्वल गिवन थी उनको गिवन कंसिडर कर लिया है, और उसके बाद SAS से हमने क्या करा है, इसको वेरीफाई। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Good morning students, welcome back to our YouTube channel. And yesterday we read about the story of village Palampur chapter part number 2, and we have discussed about organization of production. Okay, then you already know about the organization of production. There are 4 factors of production, and today we will read about the farming in Palampur. Okay, then farming in Palampur, first point is land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Okay, means farming जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। एक फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि मोस्टली लोग पीपल करते हैं, जबकि एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फार्मिंग एक्टिविटी को छोड़कर अदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे शॉपकीपिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीजें आती है। ओके, नाउ 75% of the people who are working are dependent on farming. तो वहाँ के 75% लोग ऐसे हैं जो कि डिपेंड है फार्मिंग के ऊपर अपने जीवन निर्वाह के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। तो वो कौन हो सकते हैं, या तो वो किसान हो सकते हैं या फिर वो फार्म लेबरर्स हो सकते हैं जो खेतों में काम करने वाले हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। देन यू कैन सी दैट जो फार्मर्स है वहां के, वो कंप्लीटली किससे जुड़े हुए हैं, फार्म्स पे जो होने वाला प्रोडक्शन है, मीन्स सब उसी पे डिपेंड है। तो एक तरह से उनका जो वेल है, उनका जो हित है, वो किस में रहेगा, प्रोडक्शन करने में। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन वहां पे एक अड़चन भी है, एक समस्या भी है, एक बाधा है। वो क्या है, फार्म प्रोडक्शन को करने के लिए लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। जो लैंड एरिया है वो पूरी तरह से वहां पे फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। मीन्स 1960 से अभी तक जितना भूमि कल्टीवेट होती आ रही है, वहां पे जितनी लैंड पे कल्टीवेशन होता आ रहा है उतना ही अभी ही है। मींस लैंड एरिया जो है फिक्स है, थोड़ा बहुत भी इंक्रीज नहीं हुआ है, वो एक्सपेंस नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। मीन्स उस समय तक जो गांव की कुछ बंजर भूमि थी उसको खेती करने योग्य भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया था, कल्टीवेबल लैंड के रूप में। जो वेस्ट लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप। तो उसके बाद पालमपुर विलेज के पीपल्स के पास कोई भी किसी तरह का स्कोप नहीं है कि वो अपनी लैंड को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन मींस नई भूमि
को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने की उनका किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, ना उनके पास कोई स्कोप है। ओके, देन स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। ओके, लैंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं हेक्टेयर। ओके, तो भूमि को मापने की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो दैट इज हेक्टेयर। थ्रू इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंठा एटसेट्रा। मीन्स इस तरह से हम इनको बीघा, गुंठा जैसी यूनिट्स में भी माप सकते हैं। जैसे आप विलेजेस से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। एंड 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले स्क्वायर के उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो आप इसको छोटी छोटी चीजों से एक तरह से कंपेयर करके चल सकते हैं कि ये कितना जो है एरिया हो सकता है। मीन्स आप सिर्फ उस चीज के लिए सोच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मीन्स क्या उसी भूमि से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एज यू रीड अबाउट द लैंड इज फिक्स्ड इन पालमपुर, बट इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या उसी लैंड से अधिक प्रोडक्शन करने का कोई दूसरा तरीका है। ओके, नाउ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। अब यहाँ जिस तरह से क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जिस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, उससे हमें पालमपुर, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं उस विलेज को, बिकॉज यू ऑल नो दैट पालमपुर इज ए इमेजिनरी एज ए हाइपोथेटिकल विलेज, देन अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो यूपी के पश्चिमी भाग के एक गांव की तरह लगता है। ठीक है, मीन्स यूपी के एक स्टेट के वेस्टर्न पार्ट के एक विलेज की तरह लगता है, यूपी स्टेट के विलेज की तरह। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। ठीक है, तो पालमपुर गांव की जितनी भी लैंड है सारी पे कल्टिवेशन होता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, बिल्कुल भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा गया, व्यर्थ नहीं छोड़ा गया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन के ड्यूरिंग यहाँ पे खरीफ की फसलें उगाते हैं फार्मर्स, जिसमें ज्वार एंड बाजरा उस पे ग्रो करते हैं। एंड दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और इन पौधों को किस लिए? पशुओं के चारे के लिए। कैटल फीड मीन्स, कैटल मीन्स पशु और फीड मीन्स उनका चारा। ठीक है, उनको एक फोडर के रूप में उनको यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में। एंड इन द विंटर सीजन में रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। ठीक है, तो वहां पे विंटर में रबी की फसल जो है वो उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं की खेती। नाउ फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए, अपने प्रयोग के लिए जितना भी गेहूं होता है, जितना भी व्हीट होता है उसको रख लेते हैं, लेकिन सेल द सरप्लस व्हीट। सरप्लस व्हीट क्या है बेटा? जो बचा हुआ, जो एक्स्ट्रा है, उसको वो कहाँ सेल करते हैं? मार्केट में। कहाँ की मार्केट में? रायगंज की मार्केट में। ओके, ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। भूमि के एक हिस्से में, एक पार्ट में गन्ने की खेती भी की जाती है। ओके, and which is harvested once every year. Sugarcane it's in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। ठीक है, तो गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में जो शाहपुर के ट्रेडर्स है उनको बेच दिया जाता है। ओके, नाउ टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग? This is a in between question of your this part. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ठीक है, means एक ही लैंड पे एक से ज्यादा फसलें उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, अंडरलाइन इट।
Now this is the main question. What is the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. आंसर क्या आएगा इसका? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन मींस मेन रीजन पूछा गया है कि जो फार्मर्स है वो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने में किस तरह से एबल है, क्यों है? बिकॉज रीजन है कि वहां जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है. देन आंसर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन फार्मर्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ओके इन ए ईयर इन पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में जल्दी आ गई थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और इससे क्या है, इरिगेशन के सिस्टम पे भी एक तरह से पूरा प्रभाव पड़ा. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. उस टाइम तक क्या होता था कि एक तरह से वेल्स से सिंचाई होती थी, कुएं से पानी खींच के सिंचाई होती थी. एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, छोटे छोटे खेतों को इरिगेट किया जाता था. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. अब लोगों ने देखा कि हम वेल से इरिगेशन करने की बजाय हम ज्यादा अच्छा किससे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से. देन द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. स्टार्टिंग में कुछ ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए गए गवर्नमेंट के द्वारा. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जल्दी ही किसानों ने, जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने स्टार्ट कर दिए. और उसका रिजल्ट क्या निकला कि 1970 के मिड तक जो पूरे 200 हेक्टेयर की एक तरह से पूरे क्षेत्र की जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो होने लगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुमारो वी विल रीड अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर. पिछले लेक्चर में आपने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रसखान जी द्वारा रचित सवैये के अभ्यास को पूरा किया. आज आगे बढ़ते हुए हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता का पाठ करने जा रहे हैं. कविता का नाम है कोकिल बोलो तो. कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला. और यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कोयल के बोलने का वर्णन किया है. माखनलाल चतुर्वेदी जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे और उन्होंने नव युवकों को बलिदान और संघर्ष की भावना उनमें उत्पन्न की. इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, माता का नाम इनका सुंदरबाई था. 1913 में ये अध्यापन का कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका में कार्य करने लगे और उसी बीच इनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुआ. फिर इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का कार्य संभाला. उससे पहले ये गिरफ्तार हो चुके थे. 1963 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक बहुत बड़ा नाम है. सन 1968 में इनका देहांत हो गया. छात्रों, ये तो था एक सामान्य परिचय माखनलाल चतुर्वेदी जी का. आज उनके द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता का हम पाठ करने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं. अब यहाँ पर जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो जेल में बंद है और जेल में बंद अपनी व्यथा का वर्णन वो कर रहे हैं. एक कोयल आती है और कोयल की जो कूक है उनको जेल में सुनाई देती है. उस कूक को सुनकर, कोयल की आवाज़ को सुनकर ये कविता की रचना करते हैं. कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो. अब कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कोयल से प्रश्न पूछ रहे हैं
कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों बार बार रह कर, मतलब जो तुम्हारी जो आवाज़ है, वो कूक की जो आवाज़ है वो क्यों बार बार क्यों आती है। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, कोयल बताओ तो तुम क्या लाती हो, संदेशा किसका है, किसका संदेशा लेकर तुम यहाँ आती हो जेल के अंदर, जेल के अंदर जो तुम्हारी आवाज़ आती है किसका संदेशा लेकर आती हो। कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब यहाँ पर कवि ने जेल का वर्णन करते हुए कहा कि जेल की जो दीवार है वो कैसी है, ऊंची है और काली है। चारों तरफ जो जेल की ऊंची ऊंची दीवार है, जेल के अंदर डाकू भी बंद हैं, चोर भी बंद हैं, और छीना छपटी वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ पर बंद है, उनकी वहाँ पर प्रमुखता ज़्यादा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब यहाँ पर कवि ने बताया कि जो जेल का जो जेल के जो लोग हैं, जेल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो लोगों को, या जेल की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि या अंग्रेज सरकार लोगों को जेल में बंद करने के बाद में पेट भर खाना नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़फ रह जाना। अब वो ना तो उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, ना वो उनको जिंदा छोड़ते हैं, बल्कि वो ऐसा कर देते हैं कि लोग जेल में तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे वो जेल में तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब यहाँ पर कवि ने बताया कि उनके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है जेल के अंदर। शासन है, क्या ये कोई शासन है, या तम कहा यहाँ अंधकार को, तो अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब देखिए यहाँ पर छात्रों, यहाँ पर कवि ने बताया है कि हिमकर के बारे में। हिमकर कहा यहाँ पर चंद्रमा को, चंद्रमा यहाँ पर निराश करके चला गया है और रात है वो काली है क्योंकि चंद्रमा यहाँ नहीं निकला है। इस समय कालीमा मई, अब यहाँ पर कालीमा मई कहा कोयल को कि हे कालीमा मई, हे कोयल तू क्यों जगी हुई है। अगर अंधेरी रात है, अंधेरी रात में भी जो तेरी आवाज़ है वो यहाँ इस जेल के अंदर आ रही है, तू क्यों जगी हुई है। आगे देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी जो आवाज़ है वो क्यों आ रही है, क्यों तुम्हारी हुक पड़ रही है, तुम्हारी वेदना है जो पीड़ा है वो बोझ वाली सी है, पीड़ा देने वाली है, बोझ देने वाली सी है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, क्या लूटा, कि तुम्हारा क्या लूटा गया है, कि तुम क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लूट लिया है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो इस तरह से क्यों आ रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर बताया कोयल को कि तू तो वैभव की रक्षा करने वाली है, तू तो वैभव की रक्षा करने वाली है, हे कोयल तुम बताओ क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई है, पागल हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को जो तेरी आवाज़ है वो आ रही है, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलकर मुझे बताइए। छात्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको क्रिप्टोगेमस प्लांट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ पार्ट्स हम एनिमल किंगडम के भी करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। क्रिप्टोगेमस प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, तो उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो नेक्ड होता है, हम उसको देख सकते हैं। एम्ब्रियो को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम स्पोर कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्पोर। और इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है ये होता है इनकॉन्स्पिकस। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्पष्ट, मतलब ये पता नहीं चलता कि ये मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ पे ना तो कोई फ्रूट होता है ना कोई सीड्स यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, इसलिए इसको
क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? क्रिप्टोगैम्स के नाम से। लेकिन इसके जो सब किंगडम है फेनिरोगैमी, तो वो देखेंगे अब हम। सब किंगडम अगर बात करते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट्स के, फेनिरोगैमी के अंदर हायर प्लांट्स क्या करते हैं, आ जाते हैं बियरिंग फ्लावर्स एंड सीड्स, जो कि क्या करते हैं, फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये जो प्लांट्स है बिलोंग करते हैं टू दिस ग्रुप बियर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। मतलब ये वो प्लांट हैं, ये उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो प्लांट की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होती हैं। जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स के आधार पे हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं और एम्ब्रायोनिक स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अगर हम कहें एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज भी आती है। तो इसका मतलब ये जो फेनिरोगैमी हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड है। इसमें क्या क्या बताया मैंने, रूट, स्टेम, लीव्स के आधार पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया है, ये वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के आधार पर। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज जब इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है तो पाए जाते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, तो इस सब किंगडम फेनिरोगैमी को डिवाइड किया जाता है इनटू 2 सब डिवीजन्स। इनको 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। किसके आधार पर? फ्रूट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। तो इनको किया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखेंगे बच्चों क्या होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड्स। मतलब नेक्ड सीड्स भी वो प्लांट जिनके हम सीड्स डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स विच अपीयर्ड अर्लियर देन एंजियोस्पर्म्स। इनको प्रिमिटिव ग्रुप में क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि ये एंजियोस्पर्म से पहले आए। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो प्लांट्स है बिलोंग करते हैं उस ग्रुप से जो सीड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बिल्कुल दिखाई देते हैं, विच आर नेक्ड, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। विच आर नॉट एनक्लोज विद इन फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स के अंदर नहीं पाए जाते, डायरेक्टली आपको पेड़ के ऊपर क्या है, सीड्स नज़र आते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं आर डिस्पर्स थ्रू विंड और इंसेक्ट्स। पोलन ग्रेन्स किसके थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं? विंड और इंसेक्ट्स के द्वारा। इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। तो ये जो 4 जो मेन चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म एक तो प्रिमिटिव ग्रुप में आते हैं क्योंकि ये एंजियोस्पर्म से पहले बने हैं। दूसरी बात, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये इनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सीड्स को। और ये विंड और इंसेक्ट की सहायता से क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। पोलन जो ग्रेन्स होते हैं वो आसानी से डिस्पर्स होते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट होते हैं और दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, और यहाँ पर फ्लावर्स भी प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉनिफर्स की अगर बात करें तो पाइन्स, सेदार्स, जिनको, और साइकेड्स की बात करें तो साइकस आपका यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये साइकस मेल प्लांट है, ये पाइनस मेल प्लांट। तो अब आती है बच्चों जिम्नोस्पर्म्स की बात। तो जिम्नोस्पर्म अगर हम देखें यहाँ पर तो जिम्नोस्पर्म बता दिया हमने। एंजियोस्पर्म आता है बच्चों, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब केस, स्पर्मा मीन्स सीड्स। मतलब क्या है कि जो सीड है उसके चारों तरफ क्या है, केस होता है। इट मीन्स क्लोज होता है, सीड हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। तो नॉर्मली अगर हम कहें कि ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये प्लांट्स के अंदर तो पाए जाते ही हैं। दे आर कॉमनली फाउंड प्लांट्स। दे प्लांट्स आर सपोज टू बी हाईली इवोल्व प्लांट्स विद फ्लावर एंड सीड्स। मतलब ये उन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर फ्लावर और सीड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ओवरी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर डेवलप होती है फ्रूट की फॉर्म में। ओवरी कंप्लीट कन्वर्ट किस में हो जाती है, फ्रूट में। और अगर हम बात करें कॉटिलीडोन के आधार पर, कॉटिलीडोन्स क्या होते हैं, फूड पार्ट ऑफ द सीड। तो एंजियोस्पर्म हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स ग्रुप्स, मोनोकॉटिलीडोन एंड डाइकॉटिलीडोन। तो इनको हम नंबर ऑफ कॉटिलीडोन्स के आधार पर अगर देखें तो इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉटिलीडोन्स और डाइकॉटिलीडोन्स।
अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको जवाब देना है विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैव द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। कौन सा डिवीजन प्लांट्स का सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है? तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? थैलोफाइटा। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनिरोगैम्स? टेरिडोफाइट्स किस प्रकार से फेनिरोगैम्स से क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं। तो आप इसमें सिंपली बता सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सीड्स क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो फेनिरोगैम्स हैं वो सीड क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपस में डिफर करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, हम उसको आसानी से देख सकते हैं डायरेक्टली पेड़ पर लगे हुए। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट होता है। सीड बिल्कुल फ्रूट के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। अब आती है बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम एनिमल्स को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम है, ये छोटा किंगडम नहीं है, बहुत बड़ा किंगडम है, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर। सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये फूड के लिए दूसरों के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन सेल्फ। तो जो सेल्स होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, और जो सेल्स होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो केवल प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। तो बच्चों एनिमल किंगडम चार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सब किंगडम क्या है? प्रोटोजोआ, और दूसरा क्या है सब किंगडम? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या बोला? यूनिसेलुलर, और मेटाजोआ मीन्स मल्टी सेलुलर। और सब किंगडम जो मेटाजोआ है, मल्टी सेलुलर में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये होते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मीन्स नोटोकॉर्ड क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। वहीं कॉर्डेट्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ये डिटेल में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एनिमलिया जो किंगडम है, ये ध्यान से समझें एक बार, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और इनके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती हैं। ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, मतलब अपनी मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए बच्चों। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएटेड फॉर्म। अगर हम इनकी बॉडी डिजाइन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पोरस मतलब मीन्स छोटे छोटे पोर्स होंगे, फियर में टू बियर, मतलब इनकी जो आउटर बॉडी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे बच्चों? पोर्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पॉरीफेरा के नाम से जाना जाता है। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स, मतलब पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। दूसरा क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसको कहीं से भी अगर हम काटें तो ये इक्वल पार्ट्स में क्या होते हैं बच्चों? डिवाइड हो जाएंगे। एग्जिबिटिंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपको बता देता हूँ ये केवल सेलुलर लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं ना, अलग अलग टाइप के, ऐसे आपको इसके अंदर टिश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं जिसको हम सेडेंट्री कहते हैं। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनका। एक्वेटिक होते हैं, ये दोनों वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ, एंड रिमेन अटैच टू द बॉटम ऑफ द सी, और ये सी के बिल्कुल बॉटम पार्ट में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि जो बॉडी है मेड अप ऑफ द 2 जर्म लेयर्स। जर्मिनेटिंग जो लेयर्स होती हैं वो इसमें केवल 2 होती हैं, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसमें मीजोडम नहीं होती, एक्टोडम और एंडोडम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्केलेटन जो होता है स्पंजेज का, इज फॉर्म्ड ऑफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज स्पिक्यूल्स।
तो नीडल लाइक बिल्कुल बारीक होता है, उसको हम स्पेक्यूल्स के नाम से जानते हैं। स्पेक्यूल्स लगभग किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। क्या क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पर जो स्केलेटन होता है स्पंजेस का वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम स्पेक्यूल्स कहते हैं। जो स्पेक्यूल्स हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे इनकी जो बॉडी है परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मीन्स कि आसानी से वाटर इनके अंदर और बाहर आ सकता है। बेरिंग स्मॉल पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। तो इनके जो स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया ओपन इनटू ए सिंगल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोकोइल। अब यहाँ पे एक सिंगल कैविटी होती है जहाँ से ये क्या है ओपन होते हैं, जिसको हम स्पॉन्जोकोइल के नाम से जानते हैं। वहीं से ही क्या होता है, खाना ये लेते हैं और छोड़ते हैं। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू ए लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। और लार्ज जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ए रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड थ्रू ओस्टिया, स्पॉन्जोकोइल एंड ऑस्कुलम। तो जो लगातार मात्रा में जो वाटर का जो फ्लो होता रहता है उसको मेंटेन करने का काम ओस्टिया, स्पॉन्जोकोइल और ऑस्कुलम का होता है। इस टाइप की जो सिस्टम है वाटर मूवमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल, या हम कहें कैनाल सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं, जो केवल एग्जिस्ट होती है किसके अंदर बेटा? स्पंजिस के अंदर होती है। वाटर फ्रॉम आउटसाइड पहले कहाँ जाएगा? ऑस्टिया में, फिर स्पॉन्जोकोइल, फिर ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड जाएगा। और ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये साइकिल का जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो डायग्राम अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे सबसे पहले क्या होगा? ऑस्टिया के अंदर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ये स्पॉन्जोकोइल होती है बेटा, इस स्पॉन्जोकोइल, और फिर उसके बाद क्या होता है? ऑस्कुलम, और फिर जो वाटर है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? मूवमेंट अपनी करेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। ये डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ भी कर लेने हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। साइकन स्काइफा के नाम से जानते हैं हम, बाथ स्पंज यूस्पॉन्जिया के नाम से जानते हैं, बोरिंग स्पंज सिलियोना, जो ब्रैकेट में ही सारे के सारे साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखने हैं। फ्रेश वाटर स्पंज क्या होता है? स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं बच्चों, हम स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं। ग्लास रोप जो स्पंज होती है उसको हाइलोनीमा के नाम से जानते हैं। हॉर्स स्पंज, हॉर्स जैसी जो स्ट्रक्चर होती है स्पंज की, तो इसको हिप्पोस्पॉन्जिया के नाम से जाना जाता है। फिंगर जो स्पंज होता है, फिंगर स्पंज, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं स्पंज की, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलिकॉन्ड्रिया कहते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट को हम यूप्लेक्टेला के नाम से जानते हैं। नेपच्यून गॉबलेट स्पंज को हम पोटेरिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी आज आपको कराया है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे तरीके से कर लेना है, और इनको 2-3 बार आपको वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि ये आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। चलो आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, मैं यही कामना करता हूँ। आप खुश रहें घर पर। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Hello students, welcome again in English class, and our class is 9th. Our textbook is Beehive of English Reader, and we are going through 3rd chapter, and this is the 3rd video of this chapter. Now let us see, page number is 26, screen पर देखिए 26, and passage is 5th. The name of the chapter is Little Girl, and the author is Catherine Mansfield. This is chapter about a little girl and what is the feeling of little girls for his father. Now we are going to start our 5th passage. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बड़ी मेहनत से उस लड़की ने डबल कॉटन वाली चीज़ ली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सूती कपड़ा लिया
छोटी लड़की ने। उसकी तीनों साइड उसने स्टिच कर दी यानी सील ली। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर फिलअप क्या किया जाए यानी भरा क्या जाए ताकि वो एक पिन कुशन बना सके। दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसके लिए सवाल हो गया था, क्योंकि इससे पहले पैसेज में बेटा आप लोगों ने देखा शी वांटेड टू गिव ए गिफ्ट ऑन हर फादर्स बर्थडे। अपने पिता के जन्मदिन पर वो अपने पापा को एक गिफ्ट देना चाहती थी, और ये सलाह उसे उसकी ग्रैंड मदर ने दी थी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। उस वक्त उसकी दादी माँ जो थी वो बाहर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। और स्क्रैप के लिए वो अपनी माँ के बेडरूम में चली गई ढूंढने के लिए कि क्या उसमें स्क्रैप डाला जाए। ऑन द बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड, उसे मिले ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बहुत से फाइन पेपर की जो शीट्स थी वहाँ पर रखी हुई थी। गैदर देम अप, उन सभी शीटों को उसने उठाया। टोर देम इनटू टिनी पीसेज, उन सभी शीटों को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला। एंड स्टफ हर केस, और उन्हें उसका जो कुशन जो था उसमें उसे ठूस दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसने पिन कुशन की चौथी साइड जो थी वो सील दी। इस प्रकार उसने अपना गिफ्ट जो है वो तैयार कर लिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस। बताया गया कि उस रात जो है घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। जिस रात उसने वो पिन कुशन जो तैयार किया था फादर्स की गिफ्ट के लिए। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि पापा की जो स्पीच जो थी जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। फाइनली, और अंत में, मदर केम इनटू केजियाज रूम, केजिया की मदर उसके कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन टेबल इन आवर रूम। कहने लगी केजिया, मेरा मानना है कि शायद तुमने हमारे रूम में टेबल पर कोई पेपर नहीं देखे होंगे। ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, केजिया के लिए लगाया गया है। केजिया ने कहा, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उन पेपर को तो मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ डाला। व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। क्या, स्क्रीम मदर, उसकी माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट, कम स्ट्रेट, कहने लगी नीचे आ जाओ, सीधी आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर हर फादर, और उसे, ड्रैग का मीनिंग होता है बेटा घसीट कर लाना, उसे सीधा घसीट कर लाया गया। वेयर फादर, जहाँ पर पापा जो है उसके पापा वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जो यहाँ और वहाँ घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीठ पीछे किए हुए। वेल, क्या ठीक है, ही सेड शार्पली, तीखी आवाज में उसने कहा। केजिया के लिए मदर एक्सप्लेन, मदर ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और लड़की को घूरने लगा, यानी केजिया का पापा केजिया को घूरने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो, सी विस्पर्ड, हल्की आवाज में वो कहने लगी नैन यानी नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम, कहने लगा कि माँ जाओ, ऊपर जाओ इसके कमरे में। एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, और जाओ लेके आओ कौन सी बेहूदगी की चीज़ जो इसने बनाई है उसे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्चे ने कमरे में क्या बनाया है, और ले जाकर सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, तुरंत इस बच्चे को
बेड पर अभी लिटाओ। पैसेज नंबर 7 है बेटा, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने के लिए वो काफ़ी चिल्लाई। सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट। वो छाया वाले वहाँ लेट गई कमरे के अंदर और देखने लगी शाम वाली रोशनी को। मेक्स ए सैड लिटिल पैच ऑन द फ्लोर, जो फर्श के ऊपर हल्की सी उदासी झलका रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, तभी उसके पापा कमरे में आए। विद ए रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। जो तुमने अपराध किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और अपने आप को बेड क्लॉथ्स में, यानी जो बिस्तर पर कपड़े पड़े थे उसको भी आपको छुपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, उन सभी कपड़ों को उसने एक तरफ कर दिया। सिट अप, ऊपर बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ को बाहर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा। फॉर ऑल नॉट टू बी टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, ये सिखाने के लिए उन चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना है जो तुम्हारे काम की नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कहने लगी, लेकिन पापा ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और वो डंडा, उसकी हथेली जो है गुलाबी कलर की जो थी, उस पर डंडे टिके। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे जो पैसेज हमारा जो 8th है उससे स्टार्ट करेंगे। अगेन आप सभी का धन्यवाद। और एक चीज़ और बता दूं मैं, बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरी बात यह है कि अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए। थैंक यू।